Hello and welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Today we are going to study A Truly Beautiful Mind. This is the 4th chapter of your book Beehive. In this part we will read this chapter with explanation. So let us start. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? इस लेसन में हम एक वर्ड जीनियस की ये स्टोरी और उसके लाइफ के बारे में जानेंगे. जब भी हमारे जहन में एक ये वर्ड जीनियस आता है तो हमें उस साइंटिस्ट की याद आती है जिसने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया और जिसने साइंस के क्षेत्र में एंड स्पेशली फिजिक्स के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड के डिफिनीशंस को ही चेंज कर दिया है. और वो ही इज़ none other than Einstein. So the word genius is synonyms of Einstein. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius. तो genius जो वर्ड है वो आइंस्टाइन का सिनोनिम हो गया है क्योंकि आइंस्टाइन इतने बड़े वैज्ञानिक अभी के वर्ल्ड में हम दूसरा नहीं देखे हैं. 26 इयर्स के एज में ही इन द ईयर 1905 उन्होंने क्विक सक्सेशन मीन्स जल्दी 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स उन्होंने पब्लिश कराया अबाउट लाइट, मोशन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी के बारे में, जिसने पूरे वर्ल्ड में हमारी अंडरस्टैंडिंग को ही चेंज कर दिया. जो पहले हम स्पेस, टाइम एंड इंटायर कॉस्मस के बारे में जो डेफिनेशंस रखते थे, एक अंडरस्टैंडिंग रखते थे, आइंस्टाइन के इस रिसर्च पेपर्स ने हमारा वो डिफिनीशंस, हमारा वो अंडरस्टैंडिंग ही बिल्कुल चेंज कर दिया. इसलिए हम आइंस्टाइन को जीनियस का सिनोनिम्स मानते हैं. जब भी हमारे जहन में वर्ड जीनियस आता है सीधे हमारा माइंड स्ट्राइक करता है कि ही इज़ नन अदर देन आइंस्टाइन. 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स. और अभी भी 50 साल हो गए उनके मरे हुए, लेकिन अभी भी दूसरा आइंस्टाइन इस वर्ल्ड ने नहीं देखा है. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. 14 मार्च 1879 को आइंस्टाइन का जन्म हुआ जर्मन सिटी उल्म में. और जन्म के समय बचपन में वो बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह ही थे. बिल्कुल उनको देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे या वर्ल्ड जीनियस होंगे. ऑन द कंट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक. बल्कि उनकी जो मदर थी वो उनको एक फ्रीक के रूप में, जैसे एक एबनॉर्मल पर्सन के रूप में समझती थी.
टू हर हीज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनका सिर थोड़ा शरीर के प्रोपोर्शन में थोड़ा बड़ा दिखता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल wasn't टॉकिंग, 2.5 वर्ष की उम्र तक आइंस्टाइन बिल्कुल भी बोल नहीं पाते थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, he uttered everything twice, तो वो हर वर्ड को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, और अदर चिल्ड्रेन के साथ उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे खेलना है, ये भी उनको पता नहीं होता था। बिल्कुल एक डल बच्चे की तरह उनका बचपन बीता है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके जो दोस्त थे आसपास जो उनके साथ खेला करते थे वो बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे और उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाई हिमसेल्फ, और इस तरह से जो आइंस्टाइन थे अपने बचपन में एक रिज़र्व बच्चे की तरह रहते थे, वो बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं हो पाते थे दूसरे बच्चों के साथ। तो मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और उनका इंटरेस्ट क्या था, मैकेनिकल टॉयज़ में। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। वो मैकेनिकल टॉयज़ में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे कि जब उनकी सिस्टर का जन्म हुआ माजा का, तो वो माजा भी उनको एक मैकेनिकल टॉयज़ ही दिख रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन माजा को देख के वो कहते हैं फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, अच्छी दिखती है लेकिन उसका व्हील्स कहाँ है। तो इस तरह से आइंस्टाइन बचपन में बिहेव करते थे। ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। और स्कूल के हेड मास्टर का उनके बारे में जो परसेप्शन था वो बहुत ही निगेटिव था, अच्छा नहीं था। हेड मास्टर उनको एक डल स्टूडेंट के रूप में ही जानते थे या अच्छे स्टूडेंट के रूप में नहीं जानते थे। और एक बार तो उनके फादर को बुला के उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कोई भी प्रोफेशन अगर वो आइंस्टाइन चुनते हैं तो कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन वो सक्सेस उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन वायलिन सीखना शुरू करते हैं। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी कि वो वायलिन सीखें। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और फिर बाद में चल के ओके बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बनते हैं। लेकिन ए मैच्योर मीन्स अपने शौक़ के लिए, अपने हॉबीज़ के लिए ही, वो एज ए प्रोफेशनल वायलिनिस्ट नहीं थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने पूरे लाइफ में इस हॉबी को उन्होंने ज़िंदा रखा और वो काफ़ी इंजॉय करते थे वायलिन बजाना। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल। अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बुरे स्टूडेंट नहीं थे बचपन से ही। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन हाई स्कूल जाते हैं म्यूनिक में, जहाँ उनकी फैमिली जब वो 15 months के थे तभी वो शिफ्ट कर गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और करीब करीब सारे सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स अच्छे ही आते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, लेकिन उनको जो उस स्कूल का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, रेजिमेंटेशन, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन एंड एक्सट्रीम, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था स्कूल का, वो उन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं था और वो बिल्कुल भी हेट करते थे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को।
एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स, और हमेशा उनके टीचर्स के साथ आर्गूमेंट हो जाता था स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को लेकर। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और स्टिफल्ड मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड। और 15 साल की उम्र में स्कूल में उनको इतना सफोकेशन महसूस हुआ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से कि वो बिल्कुल भी उसको बियर नहीं कर पाए और उन्होंने फाइनली स्कूल छोड़ ही दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव्स, और एक साल पहले ही प्रीवियस ईयर में ही आइंस्टाइन्स के जो पेरेंट्स थे वो फिर म्यूनिक से मिलान को शिफ्ट कर जाते हैं और वहाँ पे आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के साथ छोड़ आए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। और आइंस्टाइन अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं और फाइनली स्विट्ज़रलैंड में फर्दर स्टडीज़ के लिए वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। और स्विट्ज़रलैंड काफ़ी अच्छा रहता है उनके लिए क्योंकि वहाँ पे मोर लिबरल दैन म्यूनिक, म्यूनिक में थोड़े से कंजर्वेटिव्स ज़्यादा लोग थे और स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी लिबरल लोग थे जो नए आइडियाज़ को रिस्पेक्ट भी करते थे। लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, जो दूसरे के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं स्विट्ज़रलैंड में। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। तो आइंस्टाइन को बचपन से ही मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैथमेटिक्स में तो वो बिल्कुल भी गिफ्टेड थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। उनके मैथ्स टीचर भी उनकी काफ़ी प्रशंसा करते थे। तो मैथ्स और साइंस में उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और स्कूल की पढ़ाई फिनिश करके और वो फिर ज्यूरिख में यूनिवर्सिटी में वहाँ एडमिशन लेते हैं। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Walrus mustache तो आप समझते ही हैं जो मूछ होती है, और ये walrus mustache जो इनके मूछ का जो स्टाइल है उसको walrus mustache कहते हैं। कुछ मेरा भी मूछ का स्टाइल ऐसा ही दिखता है। तो but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man. लेकिन सिर्फ साइंस से ही उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, साइंस के अलावे भी वो कुछ और भी चीज़ों से वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, उनकी और भी हॉबीज़ होती है। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक नाम की जो फेलो स्टूडेंट हैं उनके साथ इनकी दोस्ती हो जाती है। उनकी मिलेवा के कंपनी में वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। होम ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रिएचर, और मिलेवा भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहती है, बहुत क्लेवर रहती है। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। और ये सर्व गर्ल है, सर्बिया की रहने वाली है, और वो स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो भी काफ़ी लिबरल होता है और ये शहर भी काफ़ी लिबरल है और यहाँ पे वीमेन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और वीमेन इक्वली वो डिग्रीज अवेल कर सकते हैं। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, और जब इस मिलेवा से मिलते हैं आइंस्टाइन तो उन्हें उसकी कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है, दोस्ती अच्छी लगती है क्योंकि दोनों के जो आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं और वो मैच करते हैं एक दूसरे से। क्योंकि आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द
Philistines means a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature और म्यूजिक. वहाँ मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स थे, इन जनरल परसेप्शन था लोगों का, वो आर्ट, म्यूज़िक एंड लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं रखते थे. लेकिन आइंस्टाइन को आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट था. और जो इनकी फेलो गर्ल पार्टनर हैं, क्लासमेट्स मिलेवा मैरिक, उनको भी इंटरेस्ट रहता है. तो इसलिए दोनों में काफ़ी इनके आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होती है. दोनों एक दूसरे को काफ़ी सेटिस्फाई करते हैं. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. और वो हमेशा से कंफर्टेबल फील नहीं करते उन लोगों की कंपनी को जो आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक को हेट करते थे या उनको डिसलाइक करते थे. तो इस मामले में उनको हमेशा ही एक आर्गूमेंट्स हो जाया करता था. द कपल फेल इन लव और ग्रेजुअली एक दूसरे से वो प्यार करने लगते हैं, मिलेवा मैरिक और आइंस्टाइन. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. और एक दूसरे को जो लेटर लिखते हैं उसमें उनके इमोशंस काफ़ी देखने को मिलते हैं. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और साइंस को बिल्कुल भी टेंडरनेस मतलब बहुत ही पोलाइट वे में उसको एक्सप्रेस करते हैं. मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. रोड आइंस्टाइन एक बार लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन. ऐसे ही एक लेटर में जो मिलेवा मैरिक को आइंस्टाइन लिखते हैं उसमें वो अपने विशेष को, अपने डिज़ायर्स को लिखते हैं. वो चाहते हैं कि अगर वो दोनों मिल के और जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पे वर्क कर रहे थे आइंस्टाइन, उस पे दोनों अगर मिल के वर्क करें तो इस विक्टोरियस इस मोमेंट को वो ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो इस तरह का एक फीलिंग वो रखते हैं. इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे, लेकिन अभी वो अनएम्प्लॉयड ही थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. तो 2 साल तक वो एक अनएम्प्लॉयड यूथ की तरह ही अपना टाइम दिए हैं, लेकिन वो तब तक ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. समटाइम्स वो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, प्राइवेट लेसन्स भी देते थे, प्राइवेट टीचर जिसको आप कहते हैं. लेकिन फाइनली 2 साल बाद ही 1902 में उनको एक जॉब मिल गया टेक्निकल एक्सपर्ट का इन द ऑफिस ऑफ पेटेंट ऑफिस इन बर्न. बर्न एक जगह है और पेटेंट ऑफिस कहते हैं ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. जो भी कोई डिस्कवरी करता है, जो इन्वेंशन करते हैं, जो भी साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, तो उनका जो साइंटिफिक इन्वेंशन है वो पेटेंट राइट उनको मिलता है कि जब तक वो ना चाहें उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई दूसरा उसके इन्वेंशंस का यूज़ नहीं कर सकता है. इसको हम पेटेंट राइट कहते हैं. तो पेटेंट ऑफिस में उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिल गया था. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. और पेटेंट ऑफिस में काम करते करते दूसरे के इन्वेंशंस को तो वो चेक कर ही रहे थे, लेकिन साथ में अपने रिसर्च वर्क को भी वो कंटिन्यू कर रहे थे सीक्रेटली. He is said to have jokingly called his desk drawer at work द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. और अपने टेबल को, जहाँ पे वो काम करते थे, अपने टेबल को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे, मजाक के सेंस में, क्योंकि वो बहुत सारा खुद का रिसर्च कर रहे थे
वहाँ बैठे बैठे पेटेंट और एज एन पेटेंट एक्सपर्ट काम करते करते, लेकिन वो अपना भी सीक्रेटली रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च पेपर लिख रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने टेबल को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का नाम दे रखा था, लेकिन वो मजाक के तौर पे कहते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was आइंस्टाइन्स स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1905 में वो उनका वर्ल्ड फेमस जो रिसर्च आता है, जिसको हम अभी भी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसमें उन्होंने बताया है कि टाइम एंड जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं होते। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, क्योंकि दो जो क्लॉक होते हैं परफेक्ट, जो दो क्लॉक होते हैं वो परफेक्टली एक्यूरेट टाइम एक साथ नहीं देते, कुछ न कुछ उनमें डिफरेंस रह ही जाता है। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, जब वो फिर से एक चक्कर लेके आते हैं, एक पूरा सर्किल, जो घड़ी की सुई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ दो घड़ी में दो जो वॉचेस क्लॉक्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो ही जाता है। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, तो एक दूसरे के मुकाबले थोड़ा सा फास्टर मूव करती है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और इसी पे उन्होंने एक वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फार्मूला जो मास एंड एनर्जी के बीच का जो रिलेशन दिखाता है, E = mc², वो इन्वेंट करते हैं। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum, and the speed of this light is 300,000 km/s. You can imagine. And when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. और कभी उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप किसी अच्छे नाइस गर्ल के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 मिनट ही बैठे हों। When you sit on a hot stove for 2 minutes, और कोई गर्म तवे पे अगर आप बैठ जाते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो वो 2 घंटे के बराबर दिखता है आपको। तो दैट्स रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े बड़े जो उनके थियोरीज़ थे, जो रिसर्च पेपर्स थे, उनको बहुत ही सिंपल वे में वो लोगों को बता भी देते थे। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन फिजिक्स के मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, his private life was unraveling, लेकिन जो उनका जो प्राइवेट लाइफ था वो थोड़े से बुरे दौर से गुजरने लगा था। अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल। जो उनका रिलेशन था सर्बियन गर्ल मिलेवा मैरिक के साथ, वो थोड़ा फेल होने लगा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ समाप्त होने के जस्ट बाद ही वो मिलेवा के साथ शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सी थॉट, वो ऐसा सोचती थी, मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, मिलेवा आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी भी थी, और उनके बारे में आइंस्टाइन के मदर को लगता था ही वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उनको लगता था कि वो कुछ ज़्यादा बड़ी है। सी वॉज आल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और चूँकि वो पढ़ने लिखने वाली एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल रही है मिलेवा, तो वो भी उसके अगेंस्ट में जाता है। आइंस्टाइन की मदर नहीं चाहती थी कि इतनी इंटेलिजेंट गर्ल उनकी बहू बने। सी इज़ अ बुक लाइक यू, और वो मना कर दी इस रिलेशन को, क्योंकि
उनको लगता था कि आइंस्टाइन की तरह वो भी एक बुक वर्म ही है, हमेशा बुक लेके बैठी रहती है। हिज मदर सेड, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और अपनी मदर की बात मानते हुए आइंस्टाइन फाइनली वो डिसाइड करते हैं, वो अपने शादी को मना कर देते हैं मिलेवा के साथ। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. लेकिन 1903 में वो फाइनली शादी हो जाती है उनकी मिलेवा के साथ ही, और उनसे 2 बच्चे भी होते हैं उनके 2। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही सालों बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, और मैरिज जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife, और एक हाउसवाइफ बन के वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहती है। धीरे धीरे उसे डिप्रेशन होने लगता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और 1919 में फाइनली उनका डिवोर्स हो जाता है। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, लेकिन उसी साल आइंस्टाइन अपने कज़न एल्सा के साथ शादी कर लेते हैं। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame, और जो उनकी शादी होती है और फिर शादी उनकी टूटती है, लेकिन उनका जो रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च वर्क है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो कंटिन्यूसली अपना रिसर्च पेपर तैयार करते रहते हैं। एंड इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में वो अपना वर्ल्ड फेमस थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश कराते हैं, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का नया डिफिनीशंस लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्राउट प्रूफ, और 1919 में जो सन एक्लिप्स आया तो उसमें बिल्कुल ये प्रूफ कर दिया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि जैसा आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट करा था उन्हीं के फार्मूला पे बिल्कुल भी एक्यूरेट रहा। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टाइन ने एडवांस में ही एक कैलकुलेशन कर दिया था। He calculated in advance the extent to which the light from fixed stars से fixed stars से light would be deflected. Deflected means change direction because it heats something. जो लाइट हीट करता है तो फिर डायरेक्शन चेंज करता है, और इस तरह के कैलकुलेशंस को एडवांस में ही आइंस्टाइन ने डिक्लेयर कर रखा था। तो ये न्यूज़ जो द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और उसके बाद से वो काफ़ी फेमस हो गए, और सारे न्यूज़ पेपर्स में उनका ये रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। उनके कैलकुलेशंस को जो प्रेडिक्शंस उन्होंने कैलकुलेशंस कर रखा था वो सब पब्लिश होते हैं न्यूज़ पेपर्स में, और एक धीरे धीरे एक रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन ला देता है पूरे वर्ल्ड में। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। ही वॉज शोवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और पूरे वर्ल्ड में आइंस्टाइन एज ए जीनियस के रूप में जाने जाते हैं, और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे उनको इन्विटेशंस मिलता है, उनको रिस्पेक्ट मिलता है, ऑनर वो किए जाते हैं, और इस तरह से वो एक वर्ल्ड पर्सनालिटी बन जाते हैं। व्हेन द नाजीज केम इन पावर इन जर्मनी, और जब जर्मनी में अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर
जब आता है, नाजीज़ का शासन होता है। इन 1933 आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ज्यूज़ पे हिटलर एंड उनकी जो कंपनी है, फ़ौज है, तो वो काफ़ी टॉर्चर करना शुरू करते हैं ज्यूज़ को। 1933 में आइंस्टाइन और बहुत सारे ज्यूज़ भाग के दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट होते हैं। आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में आ जाते हैं। 5 years later, 5 सालों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रूवर। और 5 सालों के बाद जब जर्मन में, बर्लिन में पता होता है कि वो न्यूक्लियर फिजन के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रहे होते हैं, तो अमेरिका में वो काफ़ी एक टेंशन वाली बात हो जाती है, काफ़ी चिंता वाली बात हो जाती है। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। और जैसा आइंस्टाइन नाजियों के टॉर्चर से, उनके एक्सप्लॉयटेशन से भाग के आ गए थे, उस तरह से बहुत सारे ज्यूज़ वहाँ से भाग के दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट किए हैं। एंड नाउ दे वेयर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटम बम। और उन लोगों को काफ़ी डर सताने लगा, जो नाजीज़ हैं वो एटम बम तैयार करेंगे और वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अपसेट करता है, पूरे अमेरिका को भी अपसेट करता है, आइंस्टाइन को भी अपसेट करता है, क्योंकि आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के साथ साथ एक बहुत ही नेक भले इंसान भी थे, जो पीस लविंग की बात करते थे, ह्यूमैनिटी की बात करते थे, वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमैनिटी की बात हमेशा वो किया करते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि एटम का जो फिजन है उसका कुछ डिस्ट्रक्टिव यूज़ हो, एटम बम नहीं बनाने देना चाहते थे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलीग, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। और उन्होंने इसी डर से, एटम बम के डर से ही अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को उन्होंने लेटर लिखा एक अपने कलीग के कहने के बाद, जिसमें उन्होंने वार्न किया, इन विच ही वार्न अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट। अगर इस तरह का एक भी बॉम्ब किसी पोर्ट पे गिराया जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, तो पूरे पोर्ट को वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज़, और आसपास के इलाके को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकता है। इस चीज़ को उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिख के वार्न भी किया था। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। हालांकि उनका जो रिक्वेस्ट था वो बहुत ही सक्सेसफुल तो नहीं रहा। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बम। अमेरिका एटम बम डेवलप कर ही लेते हैं इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, खुद से उनका अपना एटम बम वो लोग अमेरिकन्स डेवलप कर लेते हैं। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। एंड अगस्त 1945 को जापान के टू सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी पे वो एटम बम ड्रॉप कर देते हैं अमेरिकन्स। और ये घटना बहुत बड़ा वो चेंज लाती है। और आइंस्टाइन वाज डीपली सैडेंड, और उसके बाद से वो उनके मन में काफ़ी एक चेंज आता है, और उसके बाद से वो एक वर्ल्ड लीडर हो जाते हैं, जो हमेशा वर्ल्ड पीस और ह्यूमैनिटी की बात करने वाले पर्सनालिटी बन जाते हैं। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरने के बाद वहाँ जो डिस्ट्रक्शंस हुआ, उस डिस्ट्रक्शंस को देख के आइंस्टाइन काफ़ी अपसेट हो गए थे। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस को लेटर भी लिखा था
मिसिव मीन्स लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा था। इन इट ही प्रोपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को रिक्वेस्ट किया था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए जो इस तरह के डिजास्टर्स एक्शंस को चेक कर सके। किसी भी स्टेट्स को, किसी भी कंट्रीज़ को ये बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए कि वो एटम बम बनाए और किसी दूसरे देश पे गिरा सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और इसका भी बहुत अधिक तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इनके उस लेटर का भी। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। लेकिन उस घटना के बाद 1945 के घटना के बाद वो अपना पूरा लाइफ एक डिवोट करते हैं वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए और एक ह्यूमैनिटी के लिए, ताकि दोबारा कोई नागासाकी या हिरोशिमा रिपीट ना हो सके और ये पूरे वर्ल्ड में जो वेपन्स बनाने का जो होड़ लगा है वो ना हो among nations. When Einstein died in 1955, और 1955 में जब आइंस्टाइन की मृत्यु होती है एट द एज ऑफ 76 के उम्र में, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही, पूरा वर्ल्ड उनको साइंटिफिक जीनियस तो अभी भी मानती है इवन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ हिज डेथ। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे दूरदर्शी, जो एक विजनरी पावर थे और जो एक वर्ल्ड सिटीजन, जो हमेशा वर्ल्ड पीस, ह्यूमैनिटी और डेमोक्रेसी की बात करने वाले एक चैम्पियन के रूप में जाने जाते हैं।